नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 18वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इससे पहले 17 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी के सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हमने जो है सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही उसमें समाहित किया है। क्योंकि आपको पता है कि हर रोज़ इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो है 10 से 12 क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका लेवल जो होता है दोस्तों यूपीएससी पीसीएस लेवल का होता है। और साथ ही ये जो अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो वनडे एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये और ज़्यादा खास हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करना सीख गए तो फिर जो जनरल कंपटीशन की एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उनके प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि विजय लंगर के विषय में विस्तृत विवरण जो है प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था? ऑप्शन ए ईरान से, ऑप्शन बी हेरात से, या ऑप्शन सी इराक से, या ऑप्शन डी इटली से। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो अब्दुल रजाक समरकंदी था उसने विजयनगर के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और इनका संबंध जो था वो हेरात से था। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं यहाँ की 15वीं शताब्दी में विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध हेरात से था, जो कि एक राजनयिक के रूप में भारत आया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा ये आया कब था, तो ये 15वीं शताब्दी में, क्योंकि कई बार आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अब्दुल रजाक जो था वो कहाँ किस अवधि में भारत आया था, तो ये आया था 15वीं शताब्दी में। और इसने किस राज्य की जो है भारत का जो है वो विवरण प्रस्तुत किया है, तो उसने किया है विजयनगर का जो है विवरण बहुत ही विस्तृत तरीके से उनको जो है उसने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ यात्री का नाम है दोस्तों और दूसरी तरफ भारत यात्रा का समय है। मैंने अभी बताया कि समय भी पूछा जाता है। अब यहाँ आपको ये बताना है कि क्या अल बरूनी 12वीं शताब्दी में आया था, या फिर इब्न बतूता 13वीं शताब्दी में आया था, या फिर फ्रांसवा ओलांद जो है वो 11वीं शताब्दी में आया था। क्या आपको यहाँ इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही तरीके से सम्मिलित नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है कि केवल एक गलत है, अर्थात एक जो है केवल सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी है कि 1 और 2 दोनों सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी कहता है केवल 3 सही सम्मिलित नहीं है। और ऑप्शन डी कहता है 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी जो है सही सम्मिलित नहीं है। और यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वास्तव में यहाँ कोई भी जो है सही सम्मिलित नहीं है। क्योंकि आपको बताऊं तो जो अल बरूनी है दोस्तों वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता की बात करें तो ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और फ्रांसवा जो वर्नियर है उनकी बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि उपयुक्त युग्मों में से कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात सही तरीके से उनका मिलान नहीं है, सारे के सारे गलत है। क्यों? क्योंकि इन युग्मों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अल बरूनी जो है दोस्तों वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। जगह का भी नाम जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछता है कि वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था। तो ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ये मध्य एशिया का एक देश है। ठीक है, साथ ही मैं बताऊं कि ये आया कब था भारत, तो ये 11वीं शताब्दी में आया था। इसी प्रकार इब्न बतूता की बात करें दोस्तों तो ये 14वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। साथ ही फ्रांसवा वर्नियर की अगर बात करें तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। और ये 17वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, अल बरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला कब आया था, 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला, मोरक्को का, कब आया था, 14वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में आया था भारत और ये फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अरबी भाषा में लिखित है। दूसरा, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत जो है वो प्रश्न से की गई है। ऑप्शन 3 कह रहा है यहाँ कि इसमें अल बरूनी ने खगोल तथा चिकित्सा संबंधी विस्तृत जानकारी जो है वो प्रदान की है। और दोस्तों यहाँ बताऊँ आपको तो यहाँ जो है
वो आपका केवल और केवल जो है यहाँ सही की अगर बात करें तो यहाँ सभी के सभी जो है सुम्मिलित हो जाएंगे। सही है, क्योंकि जो इनकी भाषा है अल-बरूनी की किताबुल हिंद की, वो है अरबी भाषा। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। इसी प्रकार ये जो किताब है उनमें जो है समानता प्रत्येक अध्याय की जो शुरुआत हुई है वो प्रश्न से हुई है, ये भी सही है। और इसमें अल-बरूनी ने खगोल तथा चिकित्सा संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान किया, इसलिए ये सही हो जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि यहाँ उपयुक्त सभी कथन जो है सही है दोस्तों, क्योंकि किताबुल हिंद की जो रचना है वो अरबी भाषा में की गई थी और जिसमें 80 अध्याय है। कितने अध्याय है? 80 अध्याय है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना किसने किया था किताबुल हिंद की, तो ये भी पूछ सकता है कभी आपसे लैंग्वेज को चेंज करके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अल-बरूनी के द्वारा जो है लिखा गया है। साथ ही इसमें 80 अध्याय है और समानता अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर जो है संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन लिखा होता था, साथ ही अंत में जो है अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना होती थी। साथ ही आपको बताऊं तो अल-बरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से जो है वो परिचित था। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी जो कृतियां हैं वो भी जो है शामिल थी। इन ग्रंथों की लेखन शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। साथ ही आपको बता दूं यहाँ कि उसका यह ग्रंथ धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार जो है तौल, साथ ही मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों को जो है अपने अंदर जो है वो समाहित किया हुआ था। और उसी के आधार पर जो इसमें 80 अध्यायों को जो है वो शामिल किया गया। अर्थात जो किताबुल हिंद है वो किसके द्वारा लिखा गया? अल-बरूनी के द्वारा, और ये जो है 80 अध्याय में विभाजित था। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न की लगभग 6ठी एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के में जो है अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन उसके संबंध में हिंदू शब्द के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सही नहीं है पूछा है, इसका मतलब है कि कौन सा जो है गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे कथन 1 है, ये कह रहा है कि यह फारसी भाषा का शब्द है। एकदम ये सही बात है कि हिंदू जो है दोस्तों, हिंदू शब्द ये जो है आपका किसका? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका शब्द है ये? फारसी भाषा का, तो ये सही है। इसका मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि हमें सही नहीं गलत ढूंढना है। इसी प्रकार यहाँ बात करें तो इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के लिए होता था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, साथ ही यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में माना जाता था या जाना जाता था, तो ये भी गलत है। इसका मतलब यहाँ सही नहीं है पूछा है, अर्थात असत कथन यहाँ हो जाएगा 2 और 3, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो हिंदू शब्द लगभग 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला जो है एक प्राचीन फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है ये? फारसी, अर्थात हिंदू किस शब्द से निकल कर आया? फारसी से। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के जो है पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, न कि पश्चिम के क्षेत्र के लिए। इसलिए जो है आपका कथन 2 जो है वो गलत हो जाता है और कथन 1 जो है सही हो जाता है, क्योंकि कथन 2 में कहा गया है कि ये जो है सिंध नदी के पश्चिम के क्षेत्र के लिए निवासियों के लिए यूज किया जाता था, जबकि वास्तव में ये पूर्व के क्षेत्र के निवासियों के लिए यूज किया जाता था। इसी प्रकार बताऊं आपको तो अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा तथा इस क्षेत्र को अल हिंद एवं यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा, और वही कालांतर में जो है तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक या सामाजिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस प्रकार हम देखें तो कथन जो है 3 भी क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यहाँ 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर है। जबकि कथन 1 फारसी भाषा
का शब्द है हिंदू शब्द, ये एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं बताऊं आपको कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और लाइक और शेयर करना इसे नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि इसी से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। और पीछे की वीडियो को जाकर जरूर देखिए, जो इनसे पहले का जो है 17 वीडियो है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर जो है एक और सीरीज चलता है संविधान नाम से, उसमें भी हम लोग जो है भाग 4 तक अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। और उसका जो है प्रत्येक का डिटेल में अध्ययन कराया गया है पहले, और फिर उस चैप्टर से संबंधित MCQs का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो 5वां प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यह है रिहाला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए कह रहा है अब्दुल रज़ाक का, ऑप्शन बी कह रहा है इब्न बतूता का, ऑप्शन सी कह रहा है मनुची का, ऑप्शन डी कह रहा है टवर्नियर का। और आपको बताऊं कि यहाँ जो उत्तर हो जाएगा रहला जो है दोस्तों ये किसकी जीवन यात्रा है, तो ये है इब्न बतूता का। किसका है? इब्न बतूता का, ठीक है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो इब्न बतूता ने रिहाला की रचना जो है वो किया था, और रिहाला उनका यात्रा वृत्तांत है। क्या है दोस्तों? रिहाला उनका यात्रा वृत्तांत है। साथ ही मोरक्को का निवासी था कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इस प्रकार देखिए तो यहाँ जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियाँ दी। दूसरा, उसका जन्म तंजियर में हुआ था। और तीसरा है यहाँ कि उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। अब यहाँ पे दोस्तों इनमें से इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन ढूंढना है, और यहाँ जो सही कथन है दोस्तों ये है 1 और 2, क्योंकि ये बात सही है कि इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियाँ दी हैं। साथ ही उनका जन्म जो है इब्न बतूता का दोस्तों वो आपका तंजियर में हुआ है, लेकिन उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजमार्ग जो है भारत में वो सुरक्षित नहीं था, ठीक है। इसलिए कथन 3 यहाँ गलत हो जाएगा, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही है। विश्लेषण को देख लेते हैं दोस्तों। आपको बता दूं यहाँ कि इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी के जो है समाज की जानकारियाँ प्रस्तुत की थी, अतः कथन जो है 1 सही है। और आपको पता है ये इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। साथ ही आपको बताऊं तो उसका जन्म तंजियर मोरक्को का एक क्षेत्र था, वहाँ पे हुआ था, और वहाँ की जो है एक सम्मानित परिवार में उनका जन्म हुआ था जो इस्लामी कानून अथवा शरिया की विशेषता के लिए प्रसिद्ध था, अतः कथन 2 भी सही है। साथ ही इब्न बतूता के वर्णन के अनुसार राजमार्ग लुटेरों से सुरक्षित नहीं था, अतः कथन 3 गलत है। इसलिए यहाँ जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का 1, 2 दोनों सही है, लेकिन 3 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को साहित्य का दयाशील संरक्षक माना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा था, ये भी बात सही है। और सी जो ऑप्शन है दोस्तों ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और आपको पता है कि ये बात भी एकदम सही है। और इसका मतलब अब ये अगर तीनों के तीनों सही है और यहाँ हमें असत ढूंढना है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि श्रीलंका में उसे काजी का पद प्रदान नहीं किया गया था। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि इब्न बतूता जो है दोस्तों वो आपको 1333 ईस्वी में जो है स्थल मार्ग से जो है सिंध पहुंचा था, और साथ ही उसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य के रूप में जो है दयाशील संरक्षक छवि ने जो है आकर्षित किया, अतः कथन 1 जो है दोस्तों यहाँ बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते भारत आया था, इसलिए कथन बी भी सही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी का मतलब होता है दोस्तों उस समय में, तत्कालीन समय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। आप समझ सकते हैं कि एक विदेशी व्यक्ति को अगर कोई भारतीय शासक जो है अगर काजी के पद पर नियुक्त कर रहा है तो कितना विद्वान होगा, ये आपको समझना होगा। तो ये जो है आपका इब्न बतूता बहुत विद्वान थे, इसलिए उनको जो है
उनके विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी न्यायाधीश उनको नियुक्त किया था और 1342 अर्थात 14वीं शताब्दी में उसे मंगोल शासक के पास राजकीय दूत के रूप में भी भेजा था। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निम्न में से किस विद्वान को 1342 या 14वीं शताब्दी में मंगोल के शासक के पास राजकीय दूत के रूप में भेजा था? तो ये भेजा था किसको? इब्न बतूता को। किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। साथ ही इस तरीके से हम यहाँ देखें तो कथन सी जो है वो भी सही हो जाता है और कथन डी जो है यहाँ गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए कथन डी क्या कह रहा है कि श्रीलंका में उसे काजी का पद दिया गया था, लेकिन उनको श्रीलंका में ऐसा कुछ पद नहीं दिया गया था, ये भारत में दिया गया था, इसलिए कथन जो है ये डी गलत है। साथ ही आपको बताऊं कि अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा और वह मालाबार से मालदीव गया, जहां उसने जो है 18 महीनों तक काजी के रूप में काम किया था। उल्लेखनीय है कि वह चीन जाने से पहले श्रीलंका, बंगाल तथा असम गया और वह सुमात्रा से जो है चीनी बंदरगाह नगर जैतून क्वांझू जिसे बोलते हैं जैतून को क्वांझू गया और फिर चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा उसे जो है एक तो भारत में जो है काजी का पद प्रदान किया गया था और दूसरा कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था मालदीव में। वहाँ भी उसने 18 महीनों तक रहा था और काजी के रूप में काम किया था। तो यहाँ पे अगर ये रहता कि उनको जो है मालदीव में भी काजी का रूप पद दिया गया तब ये सही था, लेकिन ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि श्रीलंका में दिया गया, लेकिन श्रीलंका में तो उसे दिया ही नहीं गया था, इसलिए ऑप्शन सी या डी यहाँ जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और हमसे यहाँ पूछा क्या है? असत्य ही पूछा है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है एक तरफ यात्री, दूसरी तरफ उनकी विशेषता। अब आपको बताना यह है कि निम्न में से कौन सा जो है सही सुमिलित है, अर्थात क्या बारबोसा ने उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन किया है? क्या टर्बर्नियर ने भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की है? क्या मनुची ने कभी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया? और आपको इन तीनों कथन को देखकर यहाँ सही का जो है चुनाव करना है कि कौन सा सही सुमिलित है। और यहाँ आपको मैं बताऊं तो यहाँ जो हो जाएगा सही दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2 और 3, क्योंकि टर्बर्नियर ने भारत की तुलना किससे की थी? ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से किया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों मनुची की, तो ये कभी भी यूरोप वापस नहीं गया, वो भारत में ही क्या हो गया? बस गया, तो ये सही है। लेकिन अगर बारबोसा की बात करें दोस्तों तो बारबोसा जो है वो उत्तर भारत की नहीं बल्कि ये जो है दक्षिण भारत, किसकी? दक्षिण भारत अगर यहाँ रहता तब फिर ये सही हो जाता, क्योंकि इसने जो है दक्षिण भारत की जो है दोस्तों वर्णन किया है और उनके समाज व व्यापार के विषय में बताया है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन 1 जो है यहाँ वो गलत हो जाएगा बारबोसा वाला, बाकी 2, 3 सही है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि बारबोसा जो है दक्षिण भारत के व्यापार व समाज का विस्तृत विवरण दिया था, न कि उत्तर भारत का, इसलिए जो है युग्म 1 गलत है। इसके बाद टर्बर्नियर की बात करें तो टर्बर्नियर जो है वो फ्रांसीसी जौहरी था और उसने 6 बार भारत की यात्रा की। तो यहाँ ये तथ्य भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो फ्रांस का, और ये फ्रांसीसी जो है जौहरी था। ठीक है, और जौहरी किसे बोलते हैं दोस्तों? हीरे के व्यापारी को। साथ ही आपको बताऊं तो ये भारत कितने बार आया था? तो 6 बार आया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि वह भारत की व्यापारिक स्थितियों से जो है बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से किया था, इसलिए कथन 2 या युग्म जो 2 है वो सही हो जाता है। साथ ही आपको मनुची की बात करें तो ये मनुची जो है इटली का रहने वाला था दोस्तों, और जो है वो इटली का एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, और यह यूरोप कभी वापस गए ही नहीं। जब भारत आया तो वो भारत में ही बस गया। अतः युग्म जो है ये आपका कौन सा? 3 वो भी सही है। इसके अलावा आपको बताऊं तो वर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था। वह शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह का चिकित्सक भी था, आपको बता दूं। इसके बाद जो है आपको बताऊं तो अब्दुल रज़ाक
समरकंदी की अगर बात करें तो उसने जो है 1440 के दशक में अर्थात 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, और महमूद अली वल्खी ने जो है 1620 अर्थात 17वीं शताब्दी के दशक में भारत की यात्रा किया था। और शेख अली हाजिन की बात करें तो ये 1740 अर्थात 18वीं दशक में जो है 18वीं सदी में जो है उत्तर भारत की यात्रा की थी। इनको मैंने यहाँ इसलिए शामिल किया क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं कि जो है बर्नियर कहाँ का रहने वाला था, कब आया, दारा शिकोह जो शाहजहाँ का पुत्र था उनका चिकित्सक कौन था, इसके बाद अब्दुल रजाक जो है कब भारत आया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका महमूद वली जो है वल्खी वो भारत कब आया, इसके बाद शेख अली हाजिन जो है उनका भारत आगमन कब हुआ था, और किस हिस्से में उत्तर की, दक्षिण की, पूर्व की, पश्चिम। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है अलग से। तो यहाँ आपने देखा कि इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो गलत है, क्योंकि उत्तर भारत की जगह यहाँ दक्षिण भारत होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन एक है कि जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को उसने जो है स्वीकार किया। साथ ही दूसरा कह रहा है कि उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा जो है आप मनु स्मृति आदि का अध्ययन किया। और यहाँ पे आपको सही जो है ऑप्शन उनका चुनाव करना है। तो यहाँ सही जो है दोस्तों केवल जो है 2 है, क्योंकि एक गलत हो जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा जो है उन पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन वो अपवित्रता की बात जो है या उनकी जो मान्यता है उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ एक जो है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन 2 यहाँ सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बताऊं तो जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बरूनी ने जो है दोस्तों अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। साथ ही उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। अतः कथन 1 गलत हो जाता है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि उसने अपवित्रता को भी स्वीकार किया। साथ ही आपको बताऊं तो उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृतियों का जो है सहारा लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथन जो 2 जो है यहाँ सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि उसके अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली का एक विशाल आबादी वाला शहर जो है, दिल्ली को जो है एक विशाल आबादी वाला शहर बताया है और जो है भारत का सबसे बड़ा शहर था। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस यात्री के वृत्तांत से जो है संबंधित है? बर्नियर से, टेबरनियर से, कि इब्न बतूता से, कि मनुची से। और आपको बताऊं ये जो वर्णन है वो जो है इब्न बतूता के वृत्तांत से जो है लिया गया है, उनके वृत्तांत से ही संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो उपयुक्त पंक्तियाँ इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। उसके वर्णन के अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में जो है भीड़-भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले जो है रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार के वस्तुओं से जो है भरे पड़े थे, और दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत का सबसे बड़ा शहर था। साथ ही यहाँ उल्लेखनीय है कि उसने जो है दौलताबाद अर्थात महाराष्ट्र के विषय में जो है लिखा है कि यह एक ऐसा शहर था जो आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा ये बात? इब्न बतूता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों मैं बताऊं कि ये जो सीरीज है दोस्तों उसको लाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को जो है यूपीएससी, पीसीएस जैसे कठिन परीक्षाओं को जो है क्रैक करना, उसके क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उनको समझना और उससे सॉल्व करने के तरीक़ों से वाकिफ़ कराना, रूबरू कराना है, ताकि आपको भारत के किसी अन्य एग्जाम में जो है दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं इतना मेहनत ने गर्मी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर
देखें। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक और जो है घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपके पास अभी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह है 11वां प्रश्न। और 11वां प्रश्न है दोस्तों कि इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण करवाना, सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। साथ ही जो है तीसरा जो कथन है वो कह रहा है कि भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मांग थी। और जो चौथा डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि भारतीय सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा सजावट का जो है निर्यात किया जाता था। ये आपको इन सभी कथनों को पढ़ना है और इब्न बतूता के संदर्भ में ये सोचना है कि क्या इब्न बतूता ने ये बात कही है। लेकिन यहाँ आपको ढूंढना क्या है कि कौन सी बात जो है इनमें से चारों में से इब्न बतूता ने नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ असत्य कथन को आपको ढूंढना है, सत्य कथन को नहीं। और यहाँ जो असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में कहा कि भारतीय कृषक जो है और जो कृषि है यहाँ के इतना अधिक उत्पादनकारी इसलिए था क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ था, और इसी कारण जो है किसान साल में 2 बार जो है इस पर जो है खाद्यान्न उत्पादन कर लेते थे। इसलिए जो है कथन बी यहाँ असत्य है और असत्य हमें ढूंढना है। बाद बाकी ए, सी और डी जो है तीनों कथन सही है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का उत्पादनकारी होने का मुख्य कारण जो है वो मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें जो है संभवतः जो है उत्पादन करने का जो है उनको मौका देता था। अतः कथन बी जो है इस प्रकार गलत हो जाता है। इसके अलावा आपको बताऊं तो बाजार आर्थिक विनिमय के ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद, एक मंदिर होता था। अतः कथन 2 सही है, अतः कथन ए जो है दोस्तों ये सही है। साथ ही आपको बताऊं तो उनके अनुसार उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से जो है भली भांति जुड़ा हुआ था और उनसे वाकिफ था, और भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व दोनों जगह जो है दक्षिण पूर्व एशिया दोनों जगह जो है बहुत ज़्यादा मांग थी। और भारतीय कपड़ों विशेष रूप से जो है सूती कपड़ा, महीन मलमल और रेशम, जड़ी तथा जो है साटन की जो अत्यधिक मांग है वो आपको इस क्षेत्र में जो है दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया क्षेत्र में देखने को मिलता था। साथ ही आपको बताऊं तो महीन मलमल की कई किस्में जो है इतनी महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के लोग ही पहन सकते थे। अतः कथन सी और डी दोनों सही है। ए भी सही था। इस प्रकार गलत क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही गलत हो जाएगा, और यहाँ उत्तर जो हो जाएगा वो बी ही होगा, क्योंकि हमें गलत ही तो ढूंढना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाक प्रणाली द्वारा व्यापारियों को न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजने में सहूलियत होती थी, बल्कि इससे उधार जो है वो प्रेषित करना संभव हुआ। जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे पहले, वही डाक व्यवस्था आ जाने से या डाक प्रणाली आ जाने से गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। अब समझिए कि कितना जो है समय कम हो गया, और जो है शासन प्रशासन में इस डाक प्रणाली से कितना जो है उनको लाभ मिला होगा। इस प्रकार जो है यहाँ आपको उपरोक्त विवरण जो है दिल्ली के किस शासक के शासनकाल का है तथा किस यात्री द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। जो ऊपर का आपने विवरण देखा डाक प्रणाली से संबंधित और इनकी विशेषताओं से संबंधित, इन विवरण के बारे में आपको बताना है कि ये किस दिल्ली के जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उनमें से किसके शासनकाल में ये प्रणाली विकसित हुई थी, और ये कथन किस शासक के बारे में कहा गया, और ये जो कथन जिसके द्वारा कहा गया है उस विद्वान का भी नाम बताना है या उस यात्री का भी नाम बताना है। और आपको बताऊं मैं कि यहाँ जो ऑप्शन ए कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक तथा इब्न बतूता द्वारा, अर्थात ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही गई है और ये कहा है इब्न बतूता ने। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये बात शाहजहाँ के बारे में कहा गया है और ये कहा है वर्नियन ने। तीसरा कह रहा है कि ये बात अकबर के बारे में कहा गया है और ये कहा है अंतोनियो मोंसेरेत ने। और डी कह रहा है कि यह औरंगजेब के बारे में कहा गया है और ये मनुची ने कहा है।
और आपको इनमें से ढूंढना है कि सही कौन सा है। और यहाँ जो सही हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, क्योंकि ये बात जो है डाक प्रणाली से संबंधित ये विशेषता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है और इसको जो है अपने वृत्तांत में इब्न बतूता ने मेंशन किया है, इसलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्लेषण को देखते हैं। आपको बताऊं तो उपयुक्त वर्णन इब्न बतूता द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था की अनूठी प्रणाली के विषय में किया गया है। डाक प्रणाली द्वारा व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प जो है सूचना पर माल भेजना भी जो है वो मुमकिन हो पाया। साथ ही आपको बताऊं तो डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से और उनके जरिए जो है मात्र 5 दिनों में पहुंचाई जा सकती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो है ये बात किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और किसने, तो इब्न बतूता ने कहा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने 13 प्रश्न को शामिल किया था। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था। ऑप्शन ए शिल्प से, ऑप्शन बी डाक व्यवस्था से, ऑप्शन सी लंबी दूरी के व्यापार से और ऑप्शन डी समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक नियमों से। और यहाँ जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डाक व्यवस्था, क्योंकि उलूक और जो दावा व्यवस्था है वो डाक व्यवस्था से संबंधित है और ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है पहला जो डाक व्यवस्था है दोस्तों वो है अश्व डाक व्यवस्था। क्या है? अश्व डाक व्यवस्था, अर्थात इसे उलूक कहा जाता था। और ये जो है अश्व डाक व्यवस्था दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? उलूक कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, उलूक का संबंध फिर किससे हो गया? डाक व्यवस्था से। और ये किसको कहा जाता था? या उलूक जो व्यवस्था उनका दूसरा नाम क्या था? तो अश्व डाक व्यवस्था। यहाँ पे जो है आपको बताऊं तो यह हर 4 मील की दूरी पर जो है स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित था। अर्थात ये राज्य में प्रत्येक 4 मील पर इन व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा चालित होता था? इसमें जो सूचना है किसके द्वारा पहुंचाया जाता था? किसके सहायता से? तो घोड़ों की सहायता से जो है इनको सूचना को एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचाने का काम किया जाता था। दूसरा जो डाक व्यवस्था था दोस्तों वो था पैदल डाक व्यवस्था। कौन सा? पैदल डाक व्यवस्था। और इसके प्रति जो है इसके जो है प्रति मील, अर्थात 1 मील जो है पर जो है 3 अवस्थान होते थे। इनके जो है दोस्तों प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। इसे दावा कहा जाता था और यह 1 मील का 1/3 होता था। और ये जो है दोस्तों 1 मील का 1/3 होता था। साथ ही इसमें संदेश वाहक एक दूसरे के माध्यम से गंतव्य तक संदेश तक जो है पहुंचते थे। इसका मतलब यहाँ ये है दोस्तों कि पैदल डाक व्यवस्था में जो है सूचना का आदान प्रदान एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, इस तरीके से होता था। यहाँ जो है घोड़ों का जो है सहायता नहीं लिया जाता था। और आपको बता दूँ, यहाँ आपको जो है जानकर आश्चर्य होगा कि अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा तेज था पैदल डाक व्यवस्था उस काल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही आपको मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ उल्लेखनीय है कि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र हुआ करता था। देखिए ये बात आ ही गया। तो यहाँ जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये घोड़ा की बात हुई है तो घोड़ा ज़्यादा तेज़ चलता है, तो घोड़ा जो है अश्व डाक व्यवस्था ज़्यादा तेज़ होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका जो है प्रयोग अक्सर खुरासान के जो है फलों के परिवहन के लिए किया जाता था। साथ ही आपको बताऊँ इन्हें जो है भारत में बहुत पसंद किया जाता था। उसने लिखा है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर जो है सराय व विश्राम गृह जो है स्थापित किए गए थे। ये बात कौन कह रहा है? ये एक बात कह रहा है इब्न बतूता। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो ये आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डाक व्यवस्था। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। जब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर या नेक्स्ट सेशन लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, घर से जितना हो सके कम निकलिए, क्योंकि समय जो है अभी प्रतिकूल चल रही है और कोरोना की इस महामारी से जो है आप खुद को और अपने परिवार को बचाए रखिए। और अगर आपने इस
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए जो दोस्तों। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।